Hello student, good evening. I'm Yogesh Chandra Shukla, your biology faculty from डाउटनेट क्लासेस। आप लोगों का बहुत स्वागत है आज की क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं 12th का पुष्पीय पादपों में जनन के ऊपर में जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका सेकंड टॉपिक है। हम बात करेंगे पॉलन परागकण के बारे में और साथ में ही हम फीमेल गैमेटोफाइट मतलब फीमेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे डेवलप होता है, आज हम इस विषय पे बात करने वाले हैं। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे और लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने उसके विषय पे आज हमें समझना है। तो सबसे पहली चीज ये है कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन क्या है, परागकण क्या चीज है, हम उसके बारे में बात करेंगे कि परागकण कैसा होता है, परागकण के पास में क्या क्या रीजन है, ये हमें पढ़ना है। लास्ट क्लास में मैंने परागकण के ऊपर में बात की थी कि परागकण जो है वो कैसे बनता है, उसके लिए लघु बीजाणु जनन कौन कौन सी अर्धसूत्री विभाजन की व्यवस्था सो आपको लघु बीजाणु की सारी संरचनाएं याद होंगी। इसके अलावा वो संरचनाएं आगे डेवलप कैसे होती हैं, चतुष्टक बनाती हैं, द्वितीयक बनाती हैं, चतुष्टक, फिर उसके बाद लघु बीजाणु, फिर लघु बीजाणु परिपक्व होकर एक परागकण का निर्माण करता है, ये आपको पता होगा। फिर एक परागकण की बाहर की परत एक्साइन, एंटाइन, जर्मपोर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब आपको पता होगा। एक्साइन जहां पर नहीं होता, बाह्यचूल जहां पर नहीं होता उस जगह जनन छिद्र कहलाता है, ठीक है, छिद्र कहते हैं उसे। और जो बाहर का पोर्शन है वो आपका एक्साइन स्पोरोपोलिन का बना हुआ है, अंदर सेलुलोज और पेक्टिन्स का बना हुआ रहता है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने आज हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। एंड सेकंड वन इज अ फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे हमने नर जनन अंग को पूरा डिटेल में पढ़ा है, उसका युग्मक कैसे बनता है, युग्मकोद्भिद कैसे बनता है, परागकण बनता कैसे है, यही आज हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को पता होगा कि पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो अवस्थाएं होती हैं वो दो कोश की अवस्थाएं, पहला कायिक और एक होती है जननिक मतलब वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो जो कायिक है वो बड़ी रहती है और जो रिप्रोडक्टिव है वो वेजिटेटिव जो छोटी सी रहती है छोटी रहती है। ये कभी कभी दो कोश की अवस्थाओं में ही ये लोग परागण कर लेते हैं और कभी कभी 60% पार्ट में वो ऐसा ही जाता है दो कोश की अवस्थाओं में, और 40% पार्ट बस में ऐसा होता है कि कभी कभी ये दो कोशिकाएं जो नीचे की जनन कोशिका है ना, यही विभाजन करके दो नर युग्मक बनाती है। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा है, नर युग्मकोद्भिद है परागकण, उसकी जो जनन कोशिका है नीचे जो छोटी कोशिका मैंने आपको बताई थी वो ही विभाजन करके फिर नई कोशिकाएं बनाती हैं। तो ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, आज हम इन दोनों विषयों पे बात करेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट क्या चीज है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहां पर आज पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। एक परागकण के ऊपर में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो दो गुण तो मैंने पहले ही बता दिए थे कि परागकण जो है आपका उसका एक्साइन एंटाइन वगैरह वगैरह सब कुछ होना चाहिए। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो परागकण की प्रॉपर्टीज क्या हैं, मतलब उसके अंदर संरचनाएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात ये है, परागकण कुछ लोगों को मतलब ये एलर्जी भी पैदा करवा देता है। परागकण से एलर्जी भी, परागकण से न्यूट्रिशन भी मिलता है, परागकण को कई लोग खा पी के ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं। तो बहुत सारे उपयोग हैं इसके, इनमें से दो तीन उपयोग बता देते हैं। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इनसे। कुछ लोगों को एलर्जी होती है, फूल को सूंघने से कई लोगों को एलर्जी हो जाती है। कुछ और प्रकार की जो चीजें हैं उनसे एलर्जी हो जाती है, ये है। श्वसनी वेदना मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। कभी कभी विकसित हो गया तो विशेष प्रकार की बीमारी फैला देता है और उस बीमारी का नाम है श्वसन विकार, सांस लेने में दिक्कत, दमा, श्वसनी शोथ मतलब ब्रोंकाइटिस, अंदर जो है सूजन होने लग जाता है, अंदर के एरिया में सूजन होने लग जाता है, ये सब उसके कारण है, ठीक है। इन सब चीजों की वजह से ये सब चीज हो जाता है अगर परागकण हमारे नाक के अंदर हमें नुकसान पहुंचाने लग जाए तो ये एलर्जी कारक भी है। और सबसे ज्यादा एलर्जी जो होती है एक विशेष प्रकार के मतलब घास से होती, गाजर घास आपने सुना होगा, पार्थीनियम कहते हैं, उस घास से ज्यादा होती है। हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। यह भारत में आयतित गेहूं के साथ पहली बार आया था, गाजर घास जिसका नाम है पार्थीनियम। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पार्थीनियम। बाहर से जो गेहूं आता है उसके साथ बीज आ गए, उन्हें जब हमने बोया तो साथ में गाजर घास भी लग गई। और आज हमारे भारत की बहुत बड़ी समस्या है, यह जो है वो हमेशा आजकल बीमारियां फैलाने का, एलर्जी पैदा करने का काम ही करते हैं। बहुत गंदा है ये परागकण है, इसका एलर्जी का कारक है, इसका परागकण एलर्जी का कारक है, बहुत लोगों को इससे एलर्जी होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा इनमें परागकण जो है ना वो नेक्टर से भरपूर होता है। अब सोचिए उसी परागकण को भौरा ले लेकर आता है और फूल में ले जाता है तो शहद बनता है, कितना ज्यादा रिच न्यूट्रिशन रहता है, वो रहता है ना। तो ये सब आया कहां से, फूल से ही तो आया ना। तो फूल के परागकण वाला जो भाग है उसमें बहुत बेहतरीन पोषक तत्व भी रहते हैं, भरपूर होते हैं। हाल के वर्षों में इनका उपयोग पोषण के तौर पर भी लोग करने लग गए हैं और इनकी टैबलेट्स बना बना के लोग इसका उपयोग करने लगे हैं। ये बात हो गई। फिर इसके अलावा यह है कि परागकण उत्पाद गोलियां, सिरप
आदि बना बनाकर भी लोग उपयोग करने लगे। इससे अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, शरीर में मोटापा वगैरह नहीं आता। जैसे शहद है, शहद पीने से, खाने से हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। अब जब शहद जो है वो बना किससे? परागकण से, तो आप परागकण की टैबलेट्स, परागकण की सिरप, ये सब बनाकर भी उपयोग कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खिलाड़ी, धावक होते हैं ना, दौड़ने वाले जो होते हैं, उन्हें अपना न्यूट्रिशन बनाए रखने के लिए ऐसे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है जो उनका शरीर फैलाए भी ना और तेजी से ऊर्जा दे। ठीक है, तो उनके मतलब धावक वगैरह की उनकी जो क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए हम उपयोग करते हैं। ये है पॉलन प्रोडक्ट्स, ये पॉलन बीज, ये इंग्लैंड में बनी हुई टैबलेट्स हैं और ये उनकी सिरप है। तो कोई बहुत बड़ी चीज इसमें है नहीं, सिंपल है। उम्मीद है ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ ही जाएगी कि ये है क्या और क्या क्या चीज है। कुछ नहीं है। पॉलन के बारे में 2-3 बातें और। अब पॉलन की तारीफ में 4-5 शब्द और हम पढ़ते हैं कि पॉलन क्या है, क्यों है, कहाँ है, कैसे रखा जाता है, क्या पॉलन आर्टिफिशियल भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। और यहां से एक क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनना। पहली बात यह है, परागकण की जीवन क्षमता में बहुत ज्यादा विविधताएं पाई जाती हैं। अब ये परागकण कितने दिन जिंदा रहेगा, कब तक रहेगा, निकला तो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और अगर नहीं पहुंचा तो क्या हो जाएगा। तो इसकी जो जीवन काल है अलग अलग है। किसी का 1 दिन है, तो किसी का 1 महीना है, तो किसी का 3-3 साल है, अलग अलग है ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है? तापमान और आर्द्रता पे। तापमान मतलब टेम्परेचर और आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे, कितने साल तक जिएंगे। एग्जांपल के लिए जैसे धान गेहूं में देखा जाए, धान और गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता मात्र 30 मिनट है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि एनसीईआरटी ने ये डेटा लिखा है, तो ये डेटा के ऊपर में अच्छे सवाल आते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूं नीट 2021 में यही सवाल पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा गया था, इसलिए ये लाइन जरूर याद रखना। क्या पता अगले साल धान गेहूं का पूछ दे। धान गेहूं की जो है 30 मिनट है। अब 2 प्रजातियां हैं जिनमें से आता है गुलाब, रोजेसी, जिसे हम लेग्यूमिनेसी और सेलेनोसी कहते हैं। ठीक है, पहले लेग्यूमिनेसी, रोजेसी भी आज कहते हैं। गुलाब की जो फैमिली उसका नाम रोजेसी है, यही ऑप्शन में था, और लेग्यूमिनेसी। इनका जो जीवन काल है, इनका जो जीवन क्षमता है, वो महीनों हो सकती है। कब से हो सकती है? महीनों हो सकती है। तो ये महीनों तक की बात हो गई यहां पर। ठीक है, यही 2021 में, इसी साल, अभी कुछ दिन पहले इसके ऊपर में सवाल आया हुआ है। तो ये बहुत बेसिक सी बात हो जाती है, इन्हीं चीजों पे सवाल पूछ दिया जाता है और परेशानी आ जाती है, तो इसलिए आप इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ें। अब अगर मान लो कहीं लेकर जाना है, आर्टिफिशियल तरीके से करना है, अब हर बार हमें फूल के पास में परागकण तो नहीं पहुंचेगा, तो कई बार हमें आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं, या इन्हें स्टोर रखना पड़े, तब क्या करें? जिंदा रखना है तो क्या करें? तो अगर इन्हें हमें जानबूझकर कृत्रिम तौर पर, जैसे वीर्य को संचित रखते हैं और भी अंडे को संचित रखते हैं, वैसे ये भी रख सकते हैं सुरक्षित तौर पर, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बहुत सारे जानवरों और वीर्यों का शुक्राणु भी किया जा सकता है। आर्टिफिशियल गर्भाधारण के लिए परागकण की तरह वीर्य का, शुक्राणुओं का, उसी तरह परागकण का, सबको संरक्षित किया जा सकता है और इनके मरने की जो समय है उसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जो थोड़ा दिन और जिंदा रह सकता है। अब क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए हम, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नीट में पूछा गया इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम क्या करते हैं? परागकण को, वीर्य को या शुक्राणुओं को संरक्षित रखना है तो हम क्या करेंगे? द्रव नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। और लिक्विड नाइट्रोजन जब हम उपयोग करेंगे तो वो उस क्षेत्र का तापमान -196 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो आप इसे वर्षों तक भंडारित कर सकते हैं। अगर आपको इसे 30 मिनट से या 1 महीने से बढ़ाना है तो आपको क्या करना है? उपयोग करना है द्रव नाइट्रोजन का। पहली जरूरी बात, तापमान उसकी वजह से क्या आ जाएगा? -196 डिग्री सेल्सियस। यही तापमान के ऊपर में सवाल होगा, तो तापमान को ही आपको पढ़ के रखना है। -196 डिग्री सेल्सियस का उपयोग करना है, तब जाकर वो जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। ठीक है, ये बात हो गई। इसके लिए बीज भंडार का बैंक उपयोग किया जा सकता है, फसल प्रजनन कार्यक्रम में विकसित किया जाएगा। जब हमें फिर वो परागकण चाहिए, हमने फीमेल पौधे का पता लगाया और वो परागण जाकर छींट दिया, परागकण को जाकर परागण करवा दिया, उसके बाद जो जनन हो जाएगा। तो सेम है जैसे मनुष्य में वीर है। अब जैसे आपको एक पता है, एक गाय के अंदर जो है, मान लो जर्सी जो एक प्रजाति है, उसका वीर डालना है, तो क्या करेंगे? वीर वहां से बैल को लेकर आएंगे क्या? नहीं, बैल से वीर निकाल लिए, वीर को संरक्षित रख दिया, संरक्षित करके जाके डाल दिए। वैसे ही पराग में भी करते हैं, तो ये भी पॉइंट वहां पर भी हो जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। तो इस तरह से हमारा परागकण के ऊपर में कॉन्सेप्ट खत्म, मेल वाला पार्ट पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हमारा अगला पार्ट है। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कहीं पर कोई दिक्कत आप लोगों को यहां अभी तक नहीं होगी कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्त्री केसर को। ठीक है, हमारा स्त्री केसर वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, मतलब फीमेल के बारे में।
सभी लोगों को एक बात एकदम क्लियर पता होनी चाहिए कि हम जो है इन्हें किन से मिलाकर बनते हैं। 3 संरचनाएं हैं बेटा, और ये इसको मिलाकर हम स्त्री केसर कहते हैं। सबसे ऊपर का पार्ट वर्तिकाग्र, यहीं पर परागण आकर चिपकता है। इसके अलावा नीचे बना हुआ भाग ये होता है वर्तिका, और ये वाला भाग है जो हमारा वो अंडाशय है। सभी जानते हैं ये वाला भाग हमारा होता है अंडाशय, ये वाला भाग है हमारा वर्तिका, और ये भाग है हमारा वर्तिकाग्र। ऊपरी भाग है तो वर्तिकाग्र हो गया। यहां पर परागण आया, फिर ये सब मिलकर और इसके अंदर जो है फिर ओव्यूल वगैरह रहते हैं, सभी को पता है। इन तीनों को एक साथ मिलाकर हम कहते हैं स्त्री केसर। ठीक है, इसे हम स्त्री केसर एक साथ मिलाकर कहते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, ये एक है, ये एक मिलाकर बना तो स्त्री केसर हो गया। अब स्त्री केसर का गुच्छा, मैंने कहा था अगर स्त्री केसर का पूरा बंच बना देंगे तो बंच बनाने के बाद क्या होता है, बंच ऑफ मतलब जिसे अपन कहते हैं स्त्री केसर, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो वो बन गया आपका गायनोशियम। ठीक है, जिसे अपन कहते हैं जायांग। ये पॉइंट हो गया हमारा जायांग हो गया। ठीक बात है, ये जायांग कवर हो गया हमारा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, जायांग जो है स्त्री में, पुष्प में स्त्री जनन अंग है, ये हमारा पहला पॉइंट है। जायांग जो है वो स्त्री जनन अंग है, यही फीमेल गैमेटोफाइट संरचना का निर्माण करेगा। क्या क्या होता है आधी चीज आप लोग जानते ही हैं, पहले ही बता चुका हूं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक बात है, हम पढ़े। कभी कभी क्या होता है, जायांग में एक स्त्री केसर रहे, मैंने बताया, और जायांग में 2 स्त्री केसर, जायांग में 3 स्त्री केसर, 6 स्त्री केसर, अलग अलग हो सकते हैं। अगर एक है तो हम उसे एक अंडपी कहेंगे। एक ही अंडाशय रहे, एक ही वर्तिका, एक ही वर्तिकाग्र रहे तो हम उसे कहते हैं मोनोकार्पेलरी, एकांडपी। अगर 2 है तो 2 अंडाशय, 2 वर्तिका, 2 वर्तिकाग्र है तो हम उसे कहेंगे बाई कार्पेलरी। बहुत सारे हैं तो हम उसे कहेंगे बहुअंडपी, मल्टी कार्पेलरी। बहुत सीधी सी बात है। एक अंडप, ये जो है तीनों मिलाकर इसको अंडप या स्त्री केसर कह सकते हैं। तो ये तीनों को मिलाकर एक साथ एक अंडपी, बहुत सारे तो बहुअंडपी हम कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक अंडपी, बहुअंडपी हम इसे इस तरह से कहते हैं। इसके अलावा अब एक से अधिक स्त्री केसर अगर है तो 2 तरीके से हो सकता है, या तो वो अलग अलग रहेगा और या तो वो एक साथ रहेगा। या तो वो अलग अलग 10 से 10 लोग रह रहे हैं तो 10 लोगों के रहने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो सबके सब अलग अलग दूर दूर हैं, और या तो वो 10 के 10 एक साथ गुच्छा बना ले। तो 2 तरीके से रह सकते हैं। आइए, तो एक से अधिक होने पर जो स्त्री केसर है हमारे पास में, वो आपस में संगलित हो गया, युक्त हो गया, एक जगह पर इकट्ठा हो गया। दैट्स वाई हम उसे कहेंगे युक्तांडपी। जिसे हम क्या कहते हैं, युक्तांडपी, युक्त हो गए आपस में। सिनकार्पस शब्द समझ में आया ना, सिनकार्पस। व्हाट इज सिनकार्पस? सिनकार्पस मींस होता है कि ये अब जो है सबके सब एक जगह पर मुक्त हो गए, मिल गए एक दूसरे से। अगले पॉइंट पे आते हैं। ये एग्जांपल है पेपेवर्स सोलेनम का। पेपेवर्स सोलेनम ये एग्जांपल इसका है। ठीक है, पेपेवर्स सोलेनम जो है वो एक एग्जांपल है जिसमें हम पढ़ेंगे 12th के अगले टॉपिक में, जो धतूरा का जो कैफीन बनाने के लिए यूज होता है, मॉर्फिन के लिए, सॉरी नॉट कैफीन। अब अगर मान लीजिए सबके सब अलग अलग हो गए, वियुक्त हो गए, युक्त मतलब एक जगह, वियुक्त मतलब अलग अलग जगह। अब जब अलग अलग हो गए तो हम उसे कहेंगे एपोकार्पस, एग्जांपल के लिए मिसेलिया। ठीक है, तो मिसेलिया जो है उसके पास सबके सब अलग अलग रहते हैं। बात समझ में आ गई कि अगर 10 हैं और 10 के 10 एक ही जगह पे ऐसा गुच्छा बढ़िया बनाकर रखे हुए हैं तो हम उसे कहेंगे कि एक है, ये एक जगह पे इकट्ठा है। और 10 के 10 जो होता है अलग अलग, ऐसा 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 प्रेजेंट है, तो हम उसे वियुक्तांडपी कहेंगे। तो मीन्स ऑफ मर्ज एंड अलग अलग। अलग अलग है तो अलग चीज है, और एक साथ मिल गई तो अलग चीज बन गई। ये हमारा कॉन्सेप्ट है गैमेटोफाइट के लिए। बहुत बढ़िया, आगे चीजें आपको पता ही है। देख लो डायग्राम भाई कैसे हुआ। ये वर्तिकाग्र है, यहीं पर आकर चिपकता है, ये वर्तिका है, और ये अंडाशय है, नीचे बचा हुआ पुष्पाशन है, पहले पढ़ा चुका हूं मैं। अब सबके सब जो होते हैं एक दूसरे पे जाकर मर्ज हो गए, ये एक पोर्शन हो गया। तो इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं, जैसे ये हो गया पेपेवर सैमनिफेरम का, पेपेवर का ही एग्जाम्पल है। यहां पर ये युक्तांडपी है। क्या है बेटा? ये युक्तांडपी। इस डायग्राम को और इस डायग्राम में देखो, ये सब जो है ऐसा अलग अलग, एक अलग है, ये सबके सब एक जगह पे। तो एक जगह पे है तो वियुक्तांडपी। क्लियर है? युक्तांडपी, सॉरी, सबके सब युक्तांडपी, सिनकार्पस, और सबके सब अलग अलग है। ये एग्जांपल आ गया। सबके अंडप, 1 अंडप, 2 अंडप, 3 अंडप, 4 अंडप, 5 अंडप, सबके सब अंडप अलग अलग हैं। तो ये माइसीलिया का एग्जांपल है, इसे हम कहते हैं। और ये दोनों एग्जांपल एनसीईआरटी ने लिख रखे हैं, इसलिए आपको इस पे ये याद रखना है कि ये पॉइंट याद रहना चाहिए कि अंडपी है। ठीक है, ये पॉइंट है। तो ये अंडप और ये जो पोर्शन है, दोनों के दोनों चीजों को आपको एग्जांपल, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और यहां पर बना दे, लेकिन एग्जांपल कहां लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ रहता है। तो आप ऐसे नीचे लिखी हुई लाइनों को बहुत ध्यान से पढ़े एनसीईआरटी की, कि ये डायग्राम जो दिख रहा है वो दिख रहा है आपको पेपेवर्स का, और ये एग्जांपल है माइसीलिया का।
ठीक है, ये दोनों आपको पता रहना चाहिए। अब तीसरे पार्ट में आते हैं, ठीक है। अंडाशय वगैरह तो है, अब इसके पास में जो अंदर सबसे अंदर का अंडाशय है उसकी संरचना के बारे में हम बात करेंगे कि वो क्या है उसके पास में, आखिर क्या क्या संरचनाएं हैं उस अंडाशय के पास में, अंडाशय कुछ रखता भी है कि क्या रखता है। तो इस बीच वाले भाग को जो अंडाशय है, इस भाग को हम अब पूरी तरह से डिटेल करने वाले हैं। तो एक अंडाशय को अगर हम देखें तो मुख्य रूप से कुछ ऐसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है अंडाशय का या बीजांड वाला भाग जहां पर बीज बनता है वो एक है। ऐसे बहुत सारे बीजांड अंडाशय के अंदर पाए जाएंगे, या एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकता है। तो अगर हम उसे देखें तो हमें कुछ ऐसी संरचनाएं हमें दिखाई देंगी, ठीक है। अब क्या क्या दिखाई देता है आइए देखते हैं। सबसे पहले बाहर की संरचना को देख लेते हैं। बाहर से अगर हम देखते हैं तो सबसे ऊपर वाली संरचना का नाम होता है फनिकल्स। सबसे ऊपर वाली संरचना का नाम होता है फनिकल, यहां से वो दूसरी जगह जुड़ा हुआ रहता है। चना देखा है आपने, मटर देखा होगा आपने। मटर जो है ना एक फल के अंदर, फले के अंदर एक जगह से जुड़ा हुआ रहता है। वो जुड़ा हुआ भाग जो है ना, जहां से आकर बीज से जुड़ता है, वो फनिकल है। एक बीज यही बनाएगा, बीजांड यही बनाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो बीजांड क्या है? जो आगे जाकर बीज बनाए, और ये अंडाशय के अंदर ही रहता है। ओव्यूल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? ओव्यूल। तो अब ये याद रखिएगा, ये तो बाहर की बात है। अंडाशय के अंदर, ये मान लो अंडाशय है, इस अंडाशय के अंदर बहुत सारे बीज बन सकते हैं ना। तो जो बहुत सारे बीज बनते हैं, उस शुरुआत में ही बीज नहीं रहता, बीज तो निषेचन के बाद बनेगा, बीज तो निषेचन के बाद बनेगा। तो पहले से क्या है? पहले से वो बीजांड है। वो क्या है बेटा? बीजांड है। ये याद रखिएगा, ये ओव्यूल है, बीजांड है। ये तीसरा पॉइंट आता है, बीजांड। तो हम अंडाशय के अंदर के बीजांड को पढ़ लेते हैं ताकि ये फीमेल का स्ट्रक्चर बना ले, जब वहां से परागण आए तो ये बीज बनाए, फिर वो बीज नया पौधा बनाए। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये संरचना जो है, ये निषेचन से पहले की अवस्था। इसके पास में क्या क्या है देखते हैं। तो सबसे ऊपर वाली संरचना जिसे हमें पहले पढ़ना है वो फनिकल है, जिसके द्वारा ये बाहर अंडाशय से या पुष्पाशन से या प्लासेंटा से जुड़ी रहती है। फनिकल की सहायता से ही वो प्लासेंटा से जुड़ी हुई रहती है। उसके बाद क्या हुआ? इसके जस्ट नीचे वाला पोर्शन आप देखेंगे तो ये हो जाता है हाइलम। हाइलम ये द्वार है, ठीक है। आ गया। अब इसके अंदर की संरचना को देखते हैं तो इसकी परत है 2-3। सबसे पहली परत बाह्य परत, बाह्य आवरण, फिर हो गया अंतः आवरण। 2 आवरण आपको दिखाई दे रही है। जब ये दोनों आवरण खत्म होते हैं तो अगली तीसरी लेयर बनती है बीजांड काय। इसे अपन न्यूसेलस कहते हैं, बीजांड को कवर करने वाला पार्ट। ये बात हो गई। अब सबसे अंदर की तरफ में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये है हमारा भ्रूणकोश। क्या है हमारा? ये भ्रूणकोश है, ठीक है। भ्रूणकोश कहते हैं इसको। ये भ्रूण वाला, भ्रूण का एम्ब्रियो का जो कोश है वो भ्रूण का कोश है, ये भ्रूणकोश हो गया, ठीक है। भ्रूणकोश के ऊपर का तरफ का जो भाग होता है, ये वाला भाग हम मान लेते हैं, ये वाला भाग कहलाता है बीजांड द्वारी सिरा। इसे अपन कहते हैं माइक्रोपाइल एंड। क्या कहते हैं बेटा? इसे हमें माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। और इसका जो निचला वाला हिस्सा होता है उसे अपन कहते हैं चलाजा, निभागीय हिस्सा, या इसे हम कहते हैं चलाजल पार्ट, चलाजल एंड। तो 2 एंड होते हैं, ध्यान रखिएगा। भ्रूणकोश है सबसे अंदर, फिर से एक बार बताता हूं, सबसे अंदर भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश के जस्ट बाहर की जो परत है वो बीजांड का है। बीजांड के बाहर की परत अंतः आवरण, अंतः आवरण के बाहर बाह्य आवरण। खत्म। जो भ्रूणकोश है उसके ऊपर वाले सिरे में या निचले कोई भी हिस्सा मान सकते हो, इधर हम मान लो तो नीचे हिस्से में चलाजा है, ऊपरी हिस्से वाले पे माइक्रोपाइल एंड है। माइक्रोपाइल एंड के पास में एक विशेष प्रकार का छिद्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इस छिद्र को हम कहते हैं बीजांड द्वार। हम इसे क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। जब बीज को विकसित होना होगा ना, बीज जब विकसित होता है तो इसी छिद्र से विकसित होता हुआ बाहर निकलता है। ये हो गया बीजांड द्वार। तो ओव्यूल का गेट, ओपनिंग हो गई ये वाली बात, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या है? ऊपरी पार्ट फनिकल, और ये हो गया हाइलम। दैट्स ऑल, खत्म। तो सबसे पहले शुरुआत करो अंदर से, भ्रूणकोश से। फिर बाद में भ्रूणकोश के अंदर क्या होता है ये बाद का विषय है। भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश के जस्ट बाहर बीजांड काय, बीजांड काय के बाहर जस्ट अंतः आवरण के बाद बाह्य आवरण, खत्म। उसके बाद ऊपरी हिस्सा माइक्रोपाइल एंड, मतलब बीजांड द्वारी हिस्सा, नीचे वाला चलाजा। बीजांड द्वारी हिस्से से बीजांड द्वार एक छिद्र बना दो, और उसके बाद फिर यहां पर लिख दो ये हो गया हाइलम और ये हो गया फनिकल। दैट्स ऑल। तो डायग्राम में सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। जब ये समझ में आएगा तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी। आइए अब इसको थ्योरी में देखते हैं। स्त्री केसर के आधार पर, स्त्री केसर का सबसे आधार पर एक फूला हुआ भाग होता है अंडाशय। बहुत बढ़िया। अंडाशय के अंदर बहुत सारी गर्भाशय की गुहा होती हैं, बहुत सारी खोखली भाग होती हैं। गुहा के अंदर की ओर अपरा स्थित होता है। अपरा मीन्स होता है बेटा प्लासेंटा, और प्लासेंटा का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल।
अगर ओव्यूल जो है, मान लो जैसे टमाटर को आप देखो, तो टमाटर को आपने देखा होगा तो ऐसा 3 खंड दिखाई देता है टमाटर में हमेशा, यहां यहां बीज दिखाई देता है, तो सबका बीज अलग अलग जैसा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सबका प्लासेंटा अलग अलग है, सबका अरेंजमेंट करने का तरीका अलग अलग है, तो वो प्लासेंटा के द्वारा ही होता है। तो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर गर्भाशय गुहा है, और उस गुहा के अंदर है अपरा, और अपरा जैसा चाहेगी वैसा ही बीजांड को व्यवस्थित करेगी, ऐसा ही बाद में बीज बनेगा। मटर में आपने देखा होगा, मटर ऐसा रहता है, इसके फल के कोने कोने वाले भाग से यहां पर ऐसा बीज लटका हुआ रहता है ना, ऐसा देखा ही होगा आपने। तो ये क्या है, इनका अरेंजमेंट जो है वो अपरा के द्वारा ही हो पाता है। इनका अरेंजमेंट किसने किया? अपरा ने किया। अपरा मींस प्लासेंटा। जैसे हमारा बच्चा जो है, मेल में क्या होता है, मतलब ह्यूमंस में मेल एक बच्चा प्रोवाइड करता है ना, एक जगह जहां इसके अंदर बच्चा रहता है, वो अपरा है, प्लासेंटा है। तो वही बात यहां पर। अब प्लासेंटा से उत्पन्न होने वाली, जो प्लासेंटा है उसके अंदर उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणु धानी, इसी के अंदर होता है मेगास्पोरेंजिया, और मेगास्पोरेंजिया सामान्यतः बीजांड कहलाती है। बीजांड बना कैसे? जैसे हमारे पास में लघु बीजाणु था, वैसे ही यहां पर दीर्घ बीजाणुधानी। क्या है? दीर्घ बीजाणुधानी। दीर्घ बीजाणुधानी बीजांड बनाएगी। समझ में आई मेरी बात? हम लघु बीजाणु परागकण बनाते थे, ये लोग क्या बनाएंगे? बीजांड बनाएंगे। अब कैसे, आइए देखते हैं। एक अंडाशय में बीजांड की संख्या अलग अलग हो सकती है। एक एग्जाम्पल के लिए, गेहूं और धान, आम एक ही बीज बनाते हैं। गेहूं धान आम में एक ही बीज बनता है ना, तो ये हो गया। अनेक भी हो सकते हैं, पपीता, तरबूज, ऑर्किड, देखा ही होगा आप लोगों ने। तो एक अंडाशय के अंदर एक बीज भी हो सकता है, बहुत सारे बीज भी हो सकते हैं। तो एक बीज का एग्जाम्पल है, बहुत सारे बीज का एग्जाम्पल है। और बीज बनाता कौन है बेटा? ओव्यूल, बीजांड बनता है। यहां पर भी वही रोल है, यहां पर भी वही लोग है। पहले दीर्घ बीजाणु धानी कहेंगे, ये दीर्घ बीजाणु रहेगा, फिर दीर्घ बीजाणु ओव्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि नर में था वैसे ही मादा में। आइए और डिटेल करते हैं। ये हो गया हमारा गुरु बीजाणु धानी। शुरुआत में ये गुरु बीजाणु धानी रहेगा, और ये उसकी संरचना है। चाहे आप इंग्लिश में पढ़ना शुरू करें, चाहे इंग्लिश हिंदी में, दोनों मैंने आपको बता ही दिया है। हिंदी में भी डायग्राम बता दिया, इसमें भी बता दिया कि बाहर की परत एक परत है इंटेगुमेंट, उसके बाद आपका न्यूसेलस, उसके बाद न्यूसेलस अंदर वाला पार्ट एम्ब्रियो सैक, भ्रूणकोश, ऊपर की तरफ का एंड माइक्रोपाइलेंट, नीचे वाला पार्ट चलाजल पोल, ये फ्योनिकल्स, ये है हाइलम। दैट्स ऑल, खत्म। कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं इसमें। तो ये गुरु बीजाणु जो धानी जो है आपका, वो बन ही जाना है, कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है। अब गुरु बीजाणु धानी में बीजाणु बनता कैसे है, बीजांड बनता कैसे है, हम उसको समझने जा रहे हैं। तो सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा गुरु बीजाणु जनन। बहुत जरूरी टॉपिक, ध्यान से सुनिएगा कि गुरु बीजाणु जो धानी है, पूरा ये जो हमारी पूरी धानी है, ये विभाजन कैसे शुरू करती है। इसमें विभाजन किस एक जगह पर होगा? एम्ब्रियो सैक में। किसमें होगा? एम्ब्रियो सैक में। और ये विभाजन कैसे शुरू होगा, क्या क्या बनाएगा, यही हमारे आज भविष्य के गर्त में है, इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, तो आपको सारी बातें समझ में आ ही जानी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेगा स्पोरेंजेनेसिस। जैसे कि आपको माइक्रो स्पोरेंजेनेसिस पता है, वैसा ही गुरु बीजाणु जनन होता है। कंडीशन का थोड़ा सा फर्क है, थोड़ी थोड़ी बातें अलग हमें करनी है। देखो, अब ये है हमारा, ये पोर्शन जो हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा है पोर्शन जिसे अपन कहते हैं बेटा एम्ब्रियो सैक। यही है हमारा एम्ब्रियो सैक, मतलब इसे हम कहते हैं भ्रूण कोश। पढ़े ना भी थोड़ी देर पहले, भ्रूण कोश। भ्रूणकोश को देखा जाए तो बाहर की तरफ की संरचना जो है वो बीजांड काय दिख रही है। बाहर की तरफ संरचना बीजांड काय, मतलब न्यूसेलस। अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम पढ़ाया हूं, देख लीजिए। ये है हमारा भ्रूणकोश। भ्रूणकोश के बाहर की तरफ ऐसी ऐसी कुछ परत की लेयर जो आपको वहां पर दिखाई दे रही है, ये रहती है, और इस परत को हम कहते हैं क्या? न्यूसेलस, बीजांड काय। क्लियर है? चलो, बीजांड काय कहते हैं। अंदर की तरफ में कोशिका देखें तो केवल एक कोशिका दिखाई दी, और उसका नाम है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु की मात्र कोशिका है। ठीक बात है। गुरु बीजाणु की मात्र कोशिका वहां पर कौन थी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पॉलन मदर सेल। लघु बीजाणु मात्र कोशिका की जगह अब कौन आ गया बेटा? दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ये हमेशा द्विगुणित रहेगी, क्योंकि मैंने कल ही कहा था कि एंजियोस्पर्म के जितने भी पादप होते हैं वो द्विगुणित होते हैं। बढ़िया, स्टार्ट किए। इसने विभाजन शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने विभाजन शुरू किया। विभाजन हुआ तो 1 से 2 बन गए। गुरु बीजाणु का द्वितीयक डायाड बन गया। इसने क्या बन गया? डायाड, मतलब 2 कोशिकाएं बनाई। तो एक कोशिका से 2 कोशिका बनी। ठीक है, 2 कोशिका से अब यहां पर गुरु बीजाणु का चतुष्टक बन गया, मतलब बन गया बेटा यहां पर टेट्राड।
क्या बन गया? टेट्राड बन गया। समझ आई मेरी बात? तो एक कोशिका से दो कोशिका बनी और दो कोशिका से कितनी बन गई? चार कोशिका। ये विभाजन कौन सा हुआ होगा? एकदम नो डाउट कि ये विभाजन हुआ होगा अर्धसूत्री प्रथम। ये अर्धसूत्री क्या था? प्रथम। और सभी बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि ये द्विगुणित से कन्वर्ट हो जाएगा बेटा अगुणित और अगुणित में। क्लियर बात? अब हुआ ये अर्धसूत्री प्रथम के बाद जो अगला विभाजन होगा ये विभाजन होगा अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री द्वितीय में गुणसूत्र की संख्या आधी नहीं होती, ये n दोनों दो भाग में विभाजित होंगे, ये भी दो भागों में विभाजित होगा। n n n और n सभी जो हैं ये अगुणित रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा? अगुणित। यही तो विभाजन का प्रकार है। ये लाइन बहुत पूछी जाती है, अगुणित द्विगुणित वाली बहुत पूछा जाएगा। तो ये विभाजन हो गया। क्या पढ़ा हमने थ्योरी में? गुरु बीजाणु की मात्र कोशिका ने गुरु बीजाणुओं की रचना के क्रम को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु की मात्र कोशिका गुरु बीजाणु कैसे बना रही है, मेगा स्पोर कैसे बना रही है, इसी को हम देखना चाह रहे हैं। तो मेगा स्पोर बनाने के लिए इसने जो विभाजन स्टार्ट किया वो विभाजन हो गया अर्धसूत्री विभाजन। बहुत बढ़िया। जब अर्धसूत्री प्रथम होता है तो डायाड बनता है, द्वितीयक बनता है, और जब अर्धसूत्री द्वितीय होगा तो चतुष्टक बनेंगे, टेट्राड बनेंगे। चारों के चारों एक जगह पर इकट्ठे हैं लेकिन अभी। ठीक है। अब परिणाम स्वरूप क्या हो गया? गुरु बीजाणु का उत्पादन हो गया। गुरु बीजाणु बेटा चार बन गए। यहां पर कितने बन गए? यहां पर चार बन गए। अब ये जो चार पोर्शन बना हुआ है आगे बढ़ा। चार में से क्या होता है? अब ये पॉइंट याद रखना। अब ये पॉइंट हो गया, चार हो गया, यहीं पर पॉइंट बनाकर लिखना कि चार में से तीन डीजेनरेट हो जाते हैं। जेनरेट, डीजेनरेट मतलब हो जाता है खत्म हो गए। ठीक है, खत्म हो गए। एक बचा रहता है, एक बचा। अब जो एक बचा हुआ है वो विभाजन करेगा। तो जो एक बचा हुआ, इनमें से तीन खत्म हो जाते हैं, एक बचता है और ये विभाजन अब शुरू करेगा बेटा यहां पर समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन शुरू करेगा? समसूत्री विभाजन। आइए देखते हैं इसने क्या क्या बनाया। बहुत बढ़िया चीज है, समसूत्री विभाजन शुरू किया इसने। अब आखिरी में बना लेते हैं कि इसने आया। इससे पहले एक स्टेज बना लेना कि उसने बनाया, बाहर अभी भी बीजांड का है, अभी भी प्रेजेंट था। ठीक है, वो अभी प्रेजेंट था। तीन कोशिकाओं में से बाकी कोशिकाएं खत्म हो गई, केवल एक कोशिका अब बनी यहां पर। ये एक कोशिका है जिसे अपन कहते हैं चतुष्टक में केवल एक बचा। अब जो एक बचा हुआ है इसने यहां से विभाजन शुरू किया बेटा समसूत्री। समसूत्री का मतलब सभी जानते हैं मियोसिस, और यहां पर अगर ये n है, ये n है, तो इसने दो कोशिकाएं बनाई, तो इसे अपन कहते हैं टू सेल स्टेज। इस लाइन को अपन कहते हैं टू सेल स्टेज। दो कोशिका बनी, दो कोशिकाएं दोनों विपरीत दिशा में चली गई, एक ऊपर चली गई और एक कहां चली गई? नीचे। दोनों में से फिर दोनों ने विभाजन किया, ऊपर में बन गई, इसे अपन कहेंगे 4 सेल स्टेज। ठीक है, 4 के बाद ये सेल स्टेज आता है 8 सेल स्टेज। अब 8 कोशिकाएं जैसे ही बनती हैं, 8 कोशिकाएं बनती हैं, अब 8 कोशिकाएं बनने के बाद इसका क्या करेंगे? विभाजन बनने के बाद अब ये विभेदन करेंगे। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। विभाजन मतलब होता है कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाना, और विभेदन मतलब अब इन कोशिकाओं को बताओ कि तुम बनने क्या आए। तो यहां पर 8 कोश की अवस्था बन गई। 8 कोश की अवस्था सभी की सभी अगुणित हैं। क्या है बेटा? सभी की सभी अगुणित हैं। अब ये कोशिकाएं 3 ऊपर रह गई, ध्यान समझिएगा। इनमें से 3 ऊपर रह गई, 3 नीचे। यहीं पर लिख लेता हूं, 3 ऊपर चली गई, 3 जो है नीचे चली गई, और 2 कोशिकाएं जो है वो बीच में रह गई। 3 ऊपर, 3 नीचे और 2 बीच में, मतलब टोटल 3 3 6 2 8, 8 कोश की अवस्थाएं रहेंगी। इन 8 कोश की अवस्थाओं में अगर हम देखें तो हमें 3 ऊपर, 3 नीचे और यहां पर यह दिखाई देगा। जो 3 ऊपर गई हैं, अच्छा ऊपर नीचे का विशेष मतलब कुछ खास होता नहीं है। यह बात याद रखना कि मुख्य रूप से जो कोशिकाएं हैं, जैसे मान लो ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है मान लो माइक्रोपाइल की तरफ में है। ऊपर नीचे हो सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं। ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल था, माइक्रोपाइल का मतलब बीजांड द्वार वाला हिस्सा। ये डायग्राम ना एनसीईआरटी बहुत कंफ्यूज करती है, तो आप इसके लिए परेशान मत होना। यहां पर ना ऊपर की तरफ में माइक्रोपाइल है और ये इसे अपोजिट कर दिया है। ठीक है, ये डायग्राम का अपोजिट डायग्राम है ये, तो दोनों में डिफरेंस याद रखना। ठीक है, ऊपर में जो 3 कोशिकाएं गई उनको हम कह देते हैं सहायक कोशिका। बहुत ध्यान से बता रहा हूं, ऊपर माइक्रोपाइल है तो नीचे बेटा क्या होगा? चालाजा होगा। क्या होगा? चालाजा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चालाजा। ठीक है, इसका नाम क्या है? चालाजा। ऊपर में माइक्रोपाइल है, नीचे क्या है? चालाजा। जो 3 ऊपर कोशिकाएं गई उनको हम कहते हैं सहायक कोशिका, सिनर्जिड सेल। नीचे की जो 3 कोशिकाएं हैं उन्हें अपन कहते हैं प्रतिव्यासांत, इसे कहा जाता है एंटीपोडल।
नाम याद रखिएगा, बस यही याद रखना है। क्या बोला मैंने? 8 में से 3 ऊपर चली गई, 3 नीचे चली गई। 3 ऊपर जो गई है उसे हम कहते हैं बेटा यहां पर सेनर्जिड। क्या कहते हैं इसे? सेनर्जिड। और नीचे जो 3 गई हैं उनका नाम है एंटीपोडल। क्या नाम है उनका? एंटीपोडल सेल, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। अब ये 2 कोशिकाएं बीच में है। ये जो बीच में कोशिकाएं हैं इन्हें हम केंद्रीय कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? केंद्रीय कोशिका कहते हैं। इसमें ध्यान से समझना, ऊपर नीचे का तो प्रोग्राम हो गया। नीचे की जो 2 कोशिकाएं हैं एन और एन, ये आपस में मिल जाती। पहले इस डायग्राम को समझना, ये दोनों कोशिकाएं पहले अलग अलग थी। ये जो केंद्रीय कोशिका है बीच वाली, ये दोनों अलग अलग कोशिका थी, दोनों का केंद्रक अलग अलग था। अब दोनों कोशिकाएं आपस में मिल गई। दोनों कोशिकाएं आपस में मिलने के बाद अब जो है इसने n+n ऐसा बना लिया। ठीक है, n+n ऐसा बना लिया, मतलब न्यूक्लियस दोनों अलग है लेकिन दोनों की कोशिकाएं आपस में मिल गई। तो 7 कोशिकाएं अब बची। तो 8, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में थी, दोनों आपस में मिल गई। ये पॉइंट ध्यान पे रखना कि 2 केंद्रीय कोशिकाएं आपस में मिल गई। इसे अपन कहते हैं बेटा सेकेंडरी पोलार न्यूक्लियाई। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी पोलार न्यूक्लियाई। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जो सहायक कोशिकाएं 3 ऊपर गई थी उनमें से 2 जो है ना सेनर्जिड हैं, 2 सहायक कोशिका हैं, और एक कोशिका का नाम हम यहां पर रख देते हैं एग। एक कोशिका का नाम है यहां पर एग। अब आइए और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इसको तो हमने क्लियर कर लिया। फिर से एक बार डायग्राम देखो भाई। अब ये डायग्राम है, ऊपर की तरफ में 2 सहायक कोशिकाएं, ये 2 सहायक कोशिकाएं। एक कोशिका जो थोड़ी सी बड़ी थी उसको हमने मान लिया एग। क्या मान लिया? एग। बीच में 2 कोशिकाएं आपस में मिल गई, इसका नाम हमने रख दिया सेकेंडरी पोलार न्यूक्लियाई, SPN लिख देता हूं। नीचे की तरफ में 3 कोशिकाएं आपको दिखाई दी, इसे हम कहते हैं एंटीपोडल। दैट्स ऑल, खत्म बात। ठीक है, हमेशा याद रखना एंटीपोडल चलाजा की तरफ में रहेगा अभी यहां पर, और एग और ये जो सहायक कोशिका है, एग जो और ये क्या है? सहायक कोशिका है। यह कोशिका हमेशा मतलब क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल की तरफ रहेगी। अब इसका उल्टा डायग्राम यहां पर बना हुआ है। यहां पर ऊपर में माइक्रोपाइल और नीचे चला जाता। अब इसको यहां पर घुमा दो। घुमा देने के बाद फिर से डायग्राम देखो, यहां पर ऊपर सहायक कोशिका थी, 2 कोशिकाएं जो दिखाई दे रही है बेटा ये सहायक कोशिकाएं हैं, कोई बड़ी बात। नीचे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे तंतु रूप समुच्चय कहते हैं, और इसे कहा जाता है फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या कहते हैं इसे? फिलीफॉर्म अपरेटस। ये पॉइंट ध्यान पे रखिएगा। ठीक है, बीच की 2 कोशिकाएं क्या कहलाएगा बेटा? ध्रुवीय केंद्रक। ये जो कोशिका दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अंड दिखाई दे रहा है। तो सहायक है 2 कोशिकाएं, 2 कोशिकाएं हो गई सहायक, एक हो गया अंड कोशिका। ये दोनों लोग मिलकर एक कोशिका बना लिए, 2 मिलकर अब एक बना लिए। ऊपर की तरफ की 3 कोशिकाएं प्रतिव्यासांत, मतलब हम इसे कहते हैं एंटीपोडल सेल। यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा पूछा जाता है कि जो भ्रूण कोश है हमारा, अब क्या हुआ? फिर से अब इस थ्योरी को समझते हैं फटाफट, सुनो जल्दी से। जवाब समझ में वैसे आ गया होगा, विभाजन सारा क्लियर होना चाहिए। अर्धसूत्री प्रथम, द्वितीय, डायाड बना, डायाड से टेट्राड बने, टेट्राड में 4 में से 3 डीजनरेट हो गया, एक बचा। एक कोशिकाओं ने समसूत्री विभाजन किया, 2 कोश की अवस्था बनाई, 2 से दोनों विपरीत दिशा में चली गई, 2 से 4, 4 में से 2 ऊपर 2 नीचे, फिर 8 में से 8, 4 ऊपर 4 नीचे। अब 8 कोशिकाएं जो हैं उनमें से 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ में गई और 3 कोशिकाएं नीचे, और बीच में 2 कोशिकाएं। 3 ऊपर 3 नीचे जो है वो, और 2 बीच में जो पोर्शन है वो क्या हुआ? 3 में से 2 ने बना लिया सहायक कोशिका। ठीक है, नहीं जो है सहायक कोशिका। एक जो बचा हुआ वो उसने एग बना लिया। एक क्या बनाया उसने? एग बनाया। 2 कोशिकाएं आपस में मिलकर उसने क्या बना ली? 2 ध्रुवीय केंद्रक, सेकेंडरी पोलार न्यूक्लियाई। नीचे जो 3 गई उसका नाम है एंटीपोडल। नीचे ऊपर का कोई रोल नहीं है, बस ये याद रखना कि जो चलाजा की तरफ में गई वो एंटीपोडल, और जो माइक्रोपाइल की तरफ में गई उनमें से 2 सहायक और एक एग कोशिका। कैसे इसने अपने आप को डिफरेंशिएट किया? नाम जरूर याद रखिएगा कि जो ऊपर, अब यहां पर चलाजा इधर रहेगा, अब ये इधर है चलाजा, ठीक है, और माइक्रोपाइल इधर है। ठीक है, इसका अपोजिट हो गया। तो चलाजा ऊपर हुआ तो 3 कोशिकाओं ने एंटीपोडल बनाया, 2 कोशिकाएं बीच में आपस में मिल गई और उसने सेकेंडरी पोलार न्यूक्लियाई बना लिया, द्वितीयक केंद्रीय ध्रुवीय केंद्रक बना लिया। नीचे की 2 कोशिकाओं में 2 सहायक कोशिका है और एक जो है अंड बना लिया। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। थ्योरी देख लो भाई। अधिकांश पादपों में गुरु बीजाणु एक कार्यशील होता है, जबकि 3 अपविकसित हो गए। पहली लाइन समझ में आई। एक बीजाणु विकास इसी को कहते हैं, मतलब यहां पर केवल एक बीजाणु ही विकास करता है, 3 वहां पर नष्ट हो गए।
क्रियाशील गुजाणु जो है वहां पर कौन सा विभाजन करेगा बेटा, समसूत्री विभाजन करेगा और दो केंद्रीय न्यूक्लियाई बनाएगा। दोनों विपरीत ध्रुव में चले जाते हैं, दो न्यूक्लिएटेड भ्रूणकोश बन गया। जो भ्रूणकोश था अब उसमें दो कोशिकाएं हो गई, दो के बाद उसने और विभाजन किया, अब चार कोशिकाओं करते 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 जो है पहले चार, फिर चार के बाद 8 में पहुंच गया। वो 8 विभाजन में जब हमने पहुंचे तो हमने देखा कि पश्चात कोशिका भित्ति पड़ गई, सब में बाहर एक कोशिका लेयर पड़ गई और यहां पर मादा भ्रूणकोश जो है वो संगठन के रूप में बन गया। पूरा मादा भ्रूणकोश जो है आपका वो डेवलप हो चुका है। उस 8 कोशिकाओं में से फिर उसने क्या किया, 8 में से 6 जो है वो भित्ति की कोशिकाओं से घिरी रहती है, 2 जो है एक साथ आपस में मिल जाती है। 8 में से 6 अपनी खुद की कोशिका भित्ति बना लेते हैं और 2 जो है बीच में आ जाते हैं, ठीक है, और कोशिकाओं में संयोजित रहते हैं। शेष 2 बचे जो हैं वो आपस में न्यूक्लियाई ध्रुवीय न्यूक्लियर कहलाते हैं, ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं और बीच एक बड़ी केंद्रीय कोशिका बना लेते हैं। 6 के पास में कोशिका भित्ति है खुद की और बीच के 2 जो हैं वो सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई आपस में ही वो मिल गए। क्या बन गए, आपस में ही वो मिल गए, ठीक है। ये ऑप्शन यहां पर बन गया और इस प्रकार से स्टेज बनते हैं। ये बहुत जरूरी बात है और कई बार पढ़ाया जाता है कि इसे हम कहते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। क्या कहते हैं इसे, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, इसे हमेशा कहा जाता है। और ये सबसे टफ पार्ट है, जिन बच्चों को समझ में आ गया उन्हें मजा आ जाता है, ठीक है। सबसे जरूरी पार्ट इसके बाद शुरू होता है। जब ये कोशिकाएं बनी, ये एनसीईआरटी कंफ्यूज कर देती है, दोनों को डिफरेंस समझना। ये ऊपर माइक्रोपाइल, नीचे में चला जा, ये याद रहना चाहिए। और इसका अपोजिट वाला ऊपर में चला जा, नीचे में माइक्रोपाइल, ऊपर नीचे सब भूल जाओ, ठीक है। 8 कोशिकाओं में से 6 कोशिकाओं के पास खुद की कोशिका भित्ति है, जिसमें से 2 ने सहायक कोशिका बनाई। नीचे की तंतु रूप समुच्चय फिलिफॉर्म अपरेटस, क्या कार्य है हम बाद में समझेंगे। ये अंड है, बीच में सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई और बाकी सारी चीजें आपको मैंने बता दी। उम्मीद है सारी बात आपको समझ में आ ही गई होगी। तो इस तरह से 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज इसको हम कहते हैं। ये 1 मिनट रिवीजन है। ध्यान रखिएगा कि मादा युग्मक में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आज हम लोगों ने पढ़ा बेटा पॉलन के बारे में, पॉलन कितना महीना रहता है, क्या क्या उसका है, कैसे संरक्षित किया जाता है, कौन सा पॉलन जो है आप लोगों को एलर्जी फैला देता है, ये हमने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा स्त्री केसर के बारे में कि स्त्री केसर क्या क्या चीज होती है भाई, हमने इसको समझा। स्त्री केसर के बाद हमने पढ़ा कि गुरु बीजाणु जनन क्या क्या होता है। गुरु बीजाणु जनन पढ़ने के बाद फिर हमने समझा कि गुरु बीजाणु जनन के बाद यहाँ पे जो आपका भ्रूण कोश है, क्या है बेटा, यहाँ पर जो आपका भ्रूण कोश है उस कोश के पास में क्या क्या होता है, वो कैसे 7 सेल बन जाती हैं, एक कोशिका आपस में कैसे मिल गई, और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। यह भी नीट 2021 में पूछा गया सवाल है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर में कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, रिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्विज आपके सामने। पहला सवाल, बेहतरीन पहला सवाल, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। पहला सवाल कहता है भ्रूण कोश का पॉलीगोनम, पॉलीगोनम मतलब वही है कि उसके पास में जो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं वो किस प्रकार का होता है। पहला सवाल, 8 केंद्रक युक्त, 7 कोशिका युक्त, 8 केंद्रक युक्त, 8 कोशिका युक्त, 7 केंद्रक युक्त, 7 कोशिका युक्त, 4 केंद्रक युक्त या 3 कोशिका युक्त, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड मिलेंगे, ठीक है, और इस 10 सेकंड में आपको इसका सही जवाब देना है। आप बताएंगे क्या सही जवाब है इस क्वेश्चन का। आपके सामने पॉपअप है A, B, C और D, कौन सा सही जवाब है आप मुझे बताएंगे। आपके 10 सेकंड यहां पर कंप्लीट हो गए। अभी हमने पढ़ा इसके बारे में कि इनमें 8 कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से बाद में, और 8 कोशिकाएं तो 8 केंद्रक होंगे, पहली बात हो गई। लेकिन 2 कोशिकाएं आपस में मिल गई, 2 कोशिकाएं आपस में क्या हो गई, मिल गई, और उन्होंने एक कोशिकाओं का निर्माण कर लिया। तो इसलिए अब इनके पास में 8 केंद्रक अभी भी हैं, लेकिन कोशिकाएं हो गई 7, इसलिए 7 कोशिका युक्त होते हैं। तो जिन बच्चों ने ये ऑप्शन दिया है, परफेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया, अगले सवाल पे पहुंचते हैं। अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा। लघु बीजाणु जनन के दौरान इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे हमने अभी गुरु बीजाणु जनन पढ़ा है, कल की क्लास में हमने प्रीवियस क्लास में लघु बीजाणु जनन पढ़ा था। इनमें से कौन सी कोशिकाएं हैं जो ये विभाजन करती हैं? पहला आंसर है अंतःस्तर, एंडोथेसियम, ये करता है क्या?
टैपिटम। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल यह करती है। लघु बीजाणु का चतुष्टक क्या ये करता है? परागकण क्या ये करता है? इनमें से कौन है जो अर्धसूत्री विभाजन करता है? आपके सामने ऑप्शंस है और इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलते हैं। 10 सेकंड में आप इसका जवाब दे सकते हैं और आप उसको बहुत सही जवाब में सेम गुरु बीजाणु के लिए भी ऐसी आंसर रहेगा। तो ये सवाल आपके सामने 10 सेकंड मिलते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 10 सेकेंड। आप इसका सही जवाब बिल्कुल बता पा रहे होंगे। एग्जैक्टली जो मात्र कोशिका है वो द्विगुणित है, इस वजह से हमेशा वो ही यहाँ पर जनन करेगी। सो बी इज अ राइट ऑप्शन। तो अभी पढ़ाए गए सवाल हैं, यदि आपने सही जवाब दिया तो बहुत बढ़िया, आपको मेरा कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया पता है, और अगर नहीं जवाब सही दिया तो गलत बात है ये बात, ठीक है। आप फिर से अपना ध्यान लगाइए और फिर से सही चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक आखिरी सवाल बना लेते हैं जल्दी से। वो भाग, जायांग का जो भाग पराग ग्रहण करता है उसे कहते हैं, स्त्री केसर का, जायांग का, गायनोशियम का कौन सा भाग परागकण को ग्रहण करने के लिए जाना जाता है? इनमें से वो कौन सा भाग है? वर्तिका, वर्तिकाग्र, बीजांड या अंडाशय? कौन है जो परागकण को एक्सेप्ट करेगा सबसे पहले, जिसके पास परागकण आकर लैंड होता है? 10 सेकेंड आपको मिलेंगे इस सवाल के लिए। 10 सेकेंड आपके शुरू होते हैं अब। ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शंस आपके पास में है। आपके टाइम खत्म। 10 सेकंड में ये ऑप्शंस कंप्लीट हो गए। तो परफेक्ट ऑप्शन इज अ वर्तिकाग्र। वर्तिका के ऊपर में जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं, और यही वो संरचना है जो अटैच करती है। अभी आज ही पढ़ाया गया तो कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, इसलिए ये ऑप्शन भी हो जाता है। चलिए अगले सवाल के अगले पॉइंट पे आते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? हमने पढ़ा आज फ्लावर के बारे में, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, हमने पढ़ा यहाँ पर पॉलन के बारे में। इसके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ही हमने पॉलन पढ़ा। पॉलन के बाद हमने पढ़ा यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, और फीमेल गैमेटोफाइट में भी हमने जनन वगैरह पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल हम दोनों जनन के बाद पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे कि दोनों चीजें आपस में मिलती कैसी हैं। परागकण और जो बीजांड आज हमने बनाया भ्रूणकोश, वो आपस में मिलता कैसे है, आज हम फिर इस टॉपिक के ऊपर में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।